कहते हैं कभी कभी इंसान खुली आंखों से जो कुछ नहीं देख पाता वो उसे बंद आंखों से दिखाई दे जाता है। मैंने भी जब हमेशा के लिए आंखें बंद की तब मुझे सब कुछ ज्यादा साफ नजर आने लगा। जो कुछ मैं जीते जी नहीं देख सका मरकर देख पा रहा हूं। जीते जी मैं हमेशा सोचता था कि मैंने अपनी 5 बेटियों की शादी करके उन्हें सेटल कर दिया है और अब वो सब आज अपनी अपनी जिंदगी में खुश हैं। लेकिन अब लगता है कि क्या वो वाकई खुश हैं? मेरी बेटी श्रद्धा, जिसकी शादी मैंने कोल्हापुर के एक अच्छे परिवार में करवाई थी, उसका पति रोहित भी मुझे अच्छा लगा था। सोचा था कि श्रद्धा रोहित के साथ हमेशा खुश रहेगी और पिछले 3 सालों में श्रद्धा ने कभी कोई शिकायत नहीं की, हमेशा मुस्कुराते हुए दिखी। तो मुझे लगा कि वो खुश है, लेकिन क्या उसकी खुशी सच्ची थी? सुनो, सरजे राव के यहाँ पार्टी है, तुम्हें भी बुलाया, तैयार हो जाना। पार्टी? मैं कैसे जा सकती हूँ पार्टी में? अभी बाबा को गए दिन ही कितने हो गए? पूरे 15 दिन हो गए। कितने? 15 दिन। और कितना मातम मनाओगी? लेकिन वो बाबा का बहाना मत बनाओ। मैंने हमेशा देखा है जब भी सरजे राव के यहाँ पर पार्टी होती है ना, तुम्हारे नखरे शुरू हो जाते हैं। ऐसी क्या प्रॉब्लम है उनसे? क्या प्रॉब्लम है? बात वो नहीं है, उनके यहाँ जिस तरह के लोग आते हैं वो मुझे पसंद नहीं। उनके तौर तरीके बहुत ही अजीब है। अच्छा, वहां पर हाथ से हाथ मिलाने के बजाय लोग गाल से गाल मिलाते हैं तो तुम्हें तकलीफ होती है, ये कहना चाहती हो ना? हाँ। कान खोलकर सुनो, गाल से गाल तो क्या, वहां पर कमर पे भी हाथ रखेंगे ना तुम्हारी, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लाखों का बिजनेस आता है मुझे वहां से, और छू भी लेंगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? हाँ, कौन सा आसमान टूट पड़ेगा? बस और रिक्शा में जाती हो ना तुम? जाती हो ना बस और रिक्शा में? वहां टच होते हैं ना लोग, एक दूसरे को टच करते हैं ना। बड़ी आई सती सावित्री। ठीक टाइम पर तैयार होके घर से निकल जाना, पैदल। रिक्शा विक्शा लेने की जरूरत नहीं तुम्हें। वहां सरजे राव के घर के पास खड़ी रहना, मैं आऊंगा, साथ में अंदर जाएंगे हमेशा की तरह। ठीक है, जाओ। अरे जाओ, तुम्हारी सड़ी हुई शक्ल देखने का शौक नहीं है मुझे, जाओ। अब समझ में आ रहा है कि उसकी खुशी कितनी झूठी थी और उसकी चुप्पी में कितना दर्द था। नीरज, ये है संध्या, मेरी पत्नी और जागीरदार परिवार की बहू। मैंने जिसे इतना प्यार किया, जिसे हर जगह ढूंढा, वो किसी और की हो चुकी है। वो इस परिवार की बहू बन चुकी है, युवराज की पत्नी। नीरज भैया, नीरज भैया, व्हाट इज दिस? आप आए और हमें बताया भी नहीं। हाँ, सीधे आकर अपने कमरे में आ गए। अरे वो थोड़ा सा थक गया था, सोचा कि सुबह आके सबसे मिल लूंगा। अब ये क्या बात हुई नीरज? तुम तो उनमें से हो जो हम सबको अपनी बातों से हंसा हंसा के थका देते हो, और तुम खुद कह रहे हो कि तुम थके हुए हो। आई डोंट बिलीव दिस। जरूर कुछ गड़बड़ है नीरज, बता क्या बात है? ऐसी कोई बात नहीं है छोटी आई। मुझे लगता है नीरज जी वाकई बहुत थके हैं। थोड़ा आराम करेंगे तो फ्रेश हो जाएंगे। मैं ठीक कह रही हूँ ना नीरज जी? हाँ बिल्कुल। तो ठीक है बेटा, तू अभी सो जा, कल सुबह आराम से बात करेंगे। गुड नाइट। गुड नाइट।
इसका कहीं पता नहीं चल पा रहा है। अगर ये नहीं मिला ना तो मैं मुसीबत में फंस जाऊंगा। एक बार फोन ट्राई कर यार। मोहन 100 बार ट्राई कर चुका। प्लीज। ठीक है, तुम्हारी तस्वीर के लिए एक बार ट्राई करता हूँ। बेल जा रही है। जगदीश साहब, ओ साहब मुझे माफ कर दो साहब। साहब कुछ नहीं किया साहब, मेरे को फंसाया जा रहा है। मेरी बात सुनो पहले मारुति, तुम हो कहाँ पहले मुझे ये। पापा ने तेरा क्या बिगाड़ा था? क्यों किया? पापा का खून तूने। तुझे क्या लगा तू बच जाएगा? नहीं, पुलिस तेरी हैंडराइटिंग पहचान चुकी है, वो तुझे नहीं छोड़ेंगे। ओ खरे साहब, काहे नहीं खिलाओ साहब, विश्वास करो साहब मेरे पे। अरे अगर तूने कुछ किया नहीं है तो। हेलो, फोन काट दिया साले ने। एक बार मोहन मोहन रिलैक्स, गुस्सा मत करो। तुम्हारे गुस्से से डरकर उसने फोन काट दिया है। हमें पहले उस तक पहुंचना है और उस तक पहुंचने के लिए हमें उसे कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। बात को समझो। नाउ प्लीज कीप क्वाइट। बार बार फोन कर रहे हैं साहब मुझे। मैंने कहा ना मैंने कुछ नहीं किया। देखो मारुति, मैं तुम्हें कई सालों से जानता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम कुछ गलत काम नहीं कर सकते। तुम्हारी हैंडराइटिंग शामराव जी के सुसाइड नोट से कैसे मैच हुई? साहब 5,000 रुपए दिए थे मुझे शगुन के तौर पर। किसी से मजाक करने के लिए एक सुसाइड नोट लिखने को कहा और कहा कि मुझ पर कोई मुसीबत नहीं आएगी। साहब मैंने साहब कुछ सोचा समझा नहीं और वो सुसाइड नोट लिख दिया। और मुझे क्या मालूम था साहब वो सच में उसको मार डालेंगे। और पुलिस इस तरह मेरे पीछे पड़। कौन थे वो लोग? साहब मुझे उनका नाम और पता कुछ नहीं मालूम साहब। और हाँ साहब, वो मेरे सामने आ गए तो मैं पहचान जाऊंगा। ओके, घबराओ मत। पहले ये बताओ कि तुम हो कहाँ इस वक्त? साहब आप पुलिस को तो नहीं बताओगे ना? मारुति, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। इनफैक्ट मैं तुम्हें इस प्रॉब्लम से बाहर निकालना चाहता हूँ। प्लीज मुझे बताओ कि तुम हो कहाँ इस वक्त? होटल में साहब। होटल में? जिन लोगों ने मुझसे सुसाइड नोट लिखवाया था उन्होंने एक होटल में 1 महीने के लिए एक रूम बुक किया मेरे लिए ताकि मैं छुप सकूं। साहब मेरा दम घुटता है यार, मेरा दम घुटता है साहब, मेरे को बचा लो साहब। ठीक है मारुति, देखो मैं वहां पर आ रहा हूँ। सजा असली मुजरिम को मिलेगी, तुम्हें नहीं। होटल सेवरेट, विले पार्ले 402 रूम नंबर। ओके, होटल। चल अब ये नहीं बचेगा। मोहन, मारुति सिर्फ एक मोहरा है और असली मुजरिम तक पहुंचने के लिए हमें पुलिस की मदद की जरूरत पड़ेगी। इससे हम पुलिस को साथ लेके जाएंगे। कैसी लड़की हो? इतना बड़ा पेड़ तुम्हें दिखाई नहीं देता? जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसे दिखाई नहीं देता, ये अंधी है। लेकिन अपनी इस कमी से उभरने के लिए नई जगह पर अक्सर ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करती रहती है।
चलो संध्या, तुम्हें कितनी बार कहा है ऐसे नई जगह पर इधर उधर मत घुमा करो। ये हमारा अपना घर नहीं है, कहीं चोट लग जाती तो। तो उसी की फोटो देख रहा है ना? अरे कहाँ है उसकी फोटो? दिखाना यार। किसकी फोटो? तेरा रात वाला नाटक अब तक खत्म नहीं हुआ ना? चल बहुत हो गया। अरे एक बार देखने तो देख, कौन है वो लड़की जिसे तुझे इतना प्यार हो गया? और क्या पता उसको ढूंढने में मैं तेरी हेल्प कर दूं। युवराज, ऐसी कोई लड़की है ही नहीं। पर तूने तो कहा था कि एक लड़की है जिसकी फोटो लेके तू उसे ढूंढ रहा था। अरे वो तो मैं मजाक कर रहा था, और मैं तो उस बात को कब का भूल भी चुका हूं। और तू है कि अब तक उसी पर अटका हुआ है। पता नहीं तब तुमने मजाक किया था या अब तुम हकीकत को मजाक बनाकर छुपाना चाहते हो। खैर इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी जल्दी चलो, सब डिनर पे तुम्हारा वेट कर रहे हैं। कम फास्ट। तू चल, बस मैं 2 मिनट में आया। जल्दी आ। मैं जानता था कि आप यहाँ एक दिन जरूर आएंगे, लेकिन इतनी जल्दी आएंगे ये नहीं जानता था। बैठिए। अरे डरिए मत साहब, बैठिए। बोलिए। सर, उस दिन शिनाख्त के लिए जो आपने मुझे तस्वीर दिखाई थी, उस इंसान को पहचानने से मैंने साफ इनकार कर दिया था। जबकि सच ये है कि मैं उस इंसान को जानता हूं। सर, उसका नाम मारुति है। ये मेरा दोस्त है जगदीश, मेरा कलीग भी है। संध्या की शादी वाली दिन यही मुझसे मिलने आने वाला था, मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स और पैसे देने के लिए। पर इसे कुछ काम आ गया, इसलिए उसने मारुति को भेज दिया। सर, उस शाम मारुति मुझे मिला था, मुझे वो डॉक्यूमेंट्स और पैसे भी दिए, और शिष्टाचार के नाते मैंने उसे खाना खाने के लिए रोक लिया। उसके बाद वो कहाँ गया, उसने क्या किया, सर मुझे कुछ नहीं पता। जितना सच मुझे पता था मैंने आपको सब बता दिया। तो आपका क्या कहना है जगदीश जी? सर, मोहन बिल्कुल सच कह रहा है। मारुति मेरे घर के पास ही रहा करता था। कुछ काम था नहीं करने के लिए उसके पास, तो मेरे ऑफिस के 2-3 काम कर लिया करता था, और मैं इसी बहाने उसको 100-50 रुपए दे दिया करता था। लेकिन सर, मोहन बेकसूर है। मैं पहले दिन से जानता था कि मोहन बेकसूर है, लेकिन ये भी जानता था कि ये मारुति को जानता है। सर, आप कैसे जानते थे कि मैं मारुति को जानता हूँ? कैसा है मोहन साहब, हमें पगार थोड़ी मिलती है, हाँ, लेकिन ड्यूटी हम पूरी करते हैं। वो सब छोड़िए, मारुति कहाँ है? सर, वो एक होटल में छुपा हुआ है, विले पार्ले में। अच्छा, लेट्स गो। चिन्ह चला। सर, मारुति बेकसूर है सर। उसने वो चिट्ठी पैसों के खाते लिखी थी, और सर उसने कहा कि वो लोगों को जानता भी है। ठीक है, गाड़ी में बैठिए।
नीरज बेटा, नए ऑफिस का कामकाज कैसा चल रहा है? सब अच्छा चल रहा है बड़े पापा, और नया स्टाफ भी काफी मेहनती है। ठीक है बेटा, लेकिन फिर भी ध्यान रखना। जी। दरवाजा खोलो मारुति! मारुति दरवाजा खोलो! देखो तुम्हें कुछ नहीं होगा, दरवाजा खोलो मारुति! अरे 15 दिन से अंदर कभी बाहर नहीं निकले, अब दरवाजा पता नहीं क्यों नहीं खोल रहे। इस कमरे की डुप्लीकेट चाबी मंगवाई थी, क्या वो उसका? सर भेजा, लेके आ रहा है। मारुति दरवाजा खोलो! सर आ गई चाबी। कितने उड़ा? सर पूरी रूम छान मारो। सर 15 मिनट पहले किसी से बात की है उसने, यहीं कहीं पे होना चाहिए। पाटिल तुम लोग बाहर ढूंढो। किसी भी तूफान के आने से पहले मन में ये डर होता है कि शायद सब कुछ खत्म हो जाएगा, और किसी भी तूफान के चले जाने के बाद मन में उम्मीद होती है कि इससे बुरा अब कुछ नहीं होगा, अब जो भी होगा अच्छा होगा। और तूफान के साथ साथ सब कुछ धुल जाएगा, सब कुछ साफ साफ नजर आएगा। मेरी मौत के बाद भी एक तूफान सा उठा था जो मेरी बेटियों के सर से उनके पिता का साया ले गया, तो कई लोगों के सर पर झूठा इल्जाम लगा गया। तूफान चला गया और उसके साथ साथ कई इल्जामों के दाग लोगों की जिंदगी से धुल गए। पर कुछ दाग ऐसे भी होते हैं जिन्हें कोई भी तूफान धो नहीं सकता।